नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार का तोहफा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के विस्तार का किया निर्णय। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा। करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में हाइड्रो पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12,461 करोड़ का पैकेज देने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। मिशन मौसम भी होगा लॉन्च। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह सबसे अच्छा समय। दुनिया के हर डिवाइस में होनी चाहिए भारत की चिप। भारत के युवाओं के लिए क्रिएट होगी 60 लाख जॉब। भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत। आरक्षण विरोधी बयान पर बोले अमित शाह, जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने के मामले में एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला। 12 दोषियों को उम्र कैद, 4 को 10-10 साल की सजा। फैसले पर भाजपा ने जताया संतोष। कहा, कोर्ट के फैसले से धर्मांतरण के गिरोहों में बनेगा डर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा की ओर से अनिल विज और ओपी धनखड़ तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट सहित बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। और सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके कल्याण की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे, जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है। उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉपअप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। फैसले के मुताबिक 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे।
इसमें आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉप अप कवर के पात्र होंगे। CGHS, ECHS, CAPF के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और ESIC सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की संस्तुति के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवार इन लाभों के लिए पात्र हैं। PMJAY लाभार्थी को सेवा केंद्र अर्थात अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च जैसे निदान और दवाइयों को कवर किया जाता है। आम चुनाव से पहले इसका ऐलान बीजेपी ने किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों के लिए इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। यह चिंता मध्यम वर्गीय के लिए और भी ज्यादा गंभीर होती है और अब 70 साल से ज्यादा आयु के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपयों की लागत के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। ये मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और देश के प्रत्येक उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को जबरदस्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल होने की परिकल्पना की गई है। ये मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और देश के प्रत्येक उपभोगकर्ताओं सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लंबे समय में समुदायों, क्षेत्रों और इकोसिस्टम की क्षमता एवं अनुकूलन को व्यापक बनाने में सहायता करेगा। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, AI, ML और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन। टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउकास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउकास्ट, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। मिशन के केंद्र में अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर अत्यधिक सटीक एवं समय पर मौसम तथा जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ में सुधार करना शामिल होगा, जिसमें मानसून के पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए चेतावनी, मौसम की चरम घटनाओं और चक्रवात, कोहरे, ओले और वर्षा आदि के प्रबंधन के लिए मौसम संबंधी उपाय, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना शामिल है। मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती, बेहतर पृथ्वी प्रणाली मॉडल का विकास और वास्तविक समय डेटा प्रसार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल होगी।
मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, पत्तन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। ये शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अब तटीय संचालन एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी वृद्धि करेगा। पृथ्वी विभाग मंत्रालय के 3 संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र मुख्य रूप से मिशन मौसम को लागू करेंगे। इन संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों एवं उद्योगों के सहयोग के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य संस्थानों द्वारा सहयोग किया जाएगा, जिससे मौसम और जलवायु विज्ञान तथा सेवाओं में भारत के नेतृत्व में इजाफा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,2461 करोड़ रुपए मतलब 12,461 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जल विद्युत परियोजनाओं HEP से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय समर्थन की योजना में संशोधन हेतु विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित की जाएगी। भारत सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में बाधा डालने वाली दूर दराज के स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों, बुनियादी ढांचों की कमी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कई नीतिगत पहल कर रही है। जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसे और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में घोषित करने, जल विद्युत खरीद संबंधी दायित्व, बढ़ते टैरिफ के माध्यम से टैरिफ युक्तिकरण के उपाय, भंडारण, HEP में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बजटीय समर्थन और बुनियादी ढांचे यानी सड़कों और पुलों के निर्माण को संभव करने की लागत के लिए बजटीय समर्थन जैसे उपायों को अनुमोदित किया है। कई प्रकार की कठिनाइयाँ ये महसूस की जा रही हैं कि जिसके कारण से उन कठिनाइयों से वहाँ की उनकी कॉस्ट बढ़ती है, और जो भी कॉस्ट बढ़ती है तो उसके कारण से अंततः टैरिफ पर उसका असर जाता है। तो इसलिए अन्य प्रकार की जो पावर है उसके मुकाबले में हाइड्रो में जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए एक आज नई स्कीम, एक प्रकार की जो बजटरी सपोर्ट है वो घोषित की गई है। एक सपोर्ट हमें 2019 में एक पॉलिसी में घोषित की गई थी, जिसके अंदर ऐसे सभी पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए जो रोड्स एंड ब्रिजेस, इसके खर्च के लिए सहायता दी जाती थी। लेकिन ध्यान में यह आया कि रोड्स एंड ब्रिजेस के अलावा भी बहुत प्रकार के ऐसी सुविधाएं उन प्रोजेक्ट को आवश्यकता होती है। सेमिकॉन 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में यह सम्मेलन 13 सितंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े लोगों से भारत में निवेश करने, देश में बनते इकोसिस्टम और वैश्विक सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत का भरोसा दिलाया। साथ ही मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी लगाने पर 50% सपोर्ट देने की बात भी कही। This is the right time to be in India. When the chips are down, you can bet on India. आधुनिक युग में सुविधा से लेकर विज्ञान तक सब कुछ बिना चिप अधूरा सा है। इतनी अहम हो चुकी चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत अब कदम बढ़ा चुका है। कम समय में 5 से ज्यादा निर्माण यूनिट भारत में कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसमें और तेजी लाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में रिफॉर्मिस्ट सरकार, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस और एस्पिरेशनल मार्केट की 3D पावर है। साथ ही स्टेबल सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर कदम उठा रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही
बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत में इकोसिस्टम बेहतरीन है। डिजाइनिंग की दुनिया में भी 20% भारतीय प्रतिभाएं हैं। वहीं 85,000 इंजीनियर शोधकर्ता भारत तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने सफलतापूर्वक पब्लिक डिजिटल इंफ्रा तैयार किया, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की। ऐसे में उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन के लिए भारत को एक भरोसेमंद देश करार दिया। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं, तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त सिलिकॉन डिप्लोमेसी का है और उनका लक्ष्य है कि दुनिया के हर डिवाइस में मेड इन इंडिया की चिप मौजूद हो। इस दिशा में उन्होंने निवेशकों को भारत में कारोबार करने के लिए आमंत्रित किया। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। क्लीन और ग्रीन प्लैनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों को और तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार साबित होगा। India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक उनमें से एक है। We want to make India a global hub for the production, utilization, and export of green hydrogen. The National Green Hydrogen Mission is giving an impetus to innovation, infrastructure, industry, and investment. We are investing in cutting-edge research and development. Partnerships between industry and academia are being formed. Startups and entrepreneurs who are working in this domain are being encouraged. There is also a great potential for a green jobs ecosystem to develop. अपनी विदेश यात्राओं में राहुल गांधी भाजपा, संघ और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार वो जाति और आरक्षण को भी ले आए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं, एक के बाद एक बयान देकर विवादों में आ गए हैं।
बयानों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात कर भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। वहीं आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करवाते हुए एक्स पर लिखा, भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। विदेशी धरती पर आरक्षण का राग छेड़ बुरी तरह फंस गए राहुल गांधी के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार हमलावर हैं। आरक्षण वाले बयान पर विवाद बढ़ने पर राहुल ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पर मायावती ने फिर आड़े हाथ लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानी। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। इसका प्रमाण राहुल गांधी आरक्षण, चुनाव, चीन और पीएम मोदी की मुखालफत करते करते सिखों पर भी पहुंच गए। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल गांधी के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने निंदा की है और उन पर निशाना भी साधा है। हमारे देश में माइनॉरिटीज़ जितना सेफ है, पूरा दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं बाहर में जाकर के विदेशों में और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है। सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा दिल्ली के सिख प्रकोष्ठ ने जहां लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, उन्हें उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है। ये बात एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की जो बड़ी भूमिका रही है उसको पूरा देश मानता है और उनका सम्मान करता है। उनके बारे में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राहुल पहली बार विदेशी धरती पर ऐसे बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी देश के मुद्दों और पीएम मोदी पर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल पहली बार विदेश दौरे पर है। जानकारों के मुताबिक संवैधानिक पद पर रहते हुए राहुल को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आम लोगों ने बुधवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए लाठीचार्ज में पुलिस के 5 जवानों समेत कुल 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। शिमला के संजौली में कथित विवादित मस्जिद विवाद आज तूल पकड़ता नजर आया है। यहां पर भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है संजौली की इस चौक पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। पुलिस को उन्हें रोकने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। हिंसक भी ये प्रदर्शन होता नजर आया, जिसमें प्रदर्शनकारी की तरफ से पथराव किया गया और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली में बुधवार को विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। वहीं मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके अलावा वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास भी किया गया। इस बीच पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। उनका कहना है कि सरकार उनके नैतिक अधिकार छीन रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए। हमारा जो यह आंदोलन है, ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके खिलाफ, और संजौली में जो एक मस्जिद का निर्माण किया जो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड है, उसको तोड़ने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है। तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक हैं। इस बीच शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमीरपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हिमाचल जैसी शांत जगह में भी बवाल हो रहे हैं। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज आग बरस रही है। इस बीच संजौली में उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज मामले के बाद हिमाचल के सभी पुलिस अधीक्षक को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजीपी को तलब किया है। उधर हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि संजौली मस्जिद का मामला अभी अदालत में है। उन्होंने कहा कि अगर वो मस्जिद अवैध पाई जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसे ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले शिमला के मल्याणा में 2 गुटों के बीच आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने एक युवक को लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और लोगों का गुस्सा बीते दिनों शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फूटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की थी। हालांकि शिमला कमिश्नर कोर्ट ने बीते शनिवार को मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर रखी है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तारीख पे तारीख देने से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 5 अक्टूबर को ये जवाब जेई की तरफ से कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उससे पहले जो प्रोटेस्टर्स हैं लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसी कार्रवाई को लेकर ये प्रोटेस्ट आज संजौली के दोनों तरफ, जो मेन मस्जिद है उसके दोनों तरफ होता नजर आया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज।
लखनऊ की NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने धर्मांतरण मामले के मुख्य सरगना मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 16 दोषियों को सजा सुनाई है। दोषी नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। धर्म परिवर्तन मामले में सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। इस मामले में अधिवक्ता मोहम्मद जैद ने बताया कि 12 को उम्र कैद की सजा और 4 को 10-10 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों को आज सजा होनी थी, जिसमें से 4 लोगों को 10 वर्ष की सजा हुई है और जुर्माना हुआ है। उसके अलावा जो अन्य 12 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद है, जिसमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य लोग भी हैं और बाकी 4 लोग जो हैं, जो राहुल भोला, मन्नू यादव, मोहम्मद सलीम, इन लोगों को मैक्सिमम पनिशमेंट जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो 10 वर्ष का दिया गया है। लखनऊ के NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में 16 दोषियों को सजा सुनाई है। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने धर्मांतरण को राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। धर्मांतरण ऐसा अपराध है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। और धर्मांतरण को लेकर के जिस तरह की पिछली सरकारों में नरमी रही है, जिसके कारण धर्मांतरण लगातार बढ़ता रहा, संस्थागत रूप ले चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाने का काम किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा और धर्मांतरण जैसे एक बड़ी समस्या से हम निजात की ओर आगे बढ़ पाएंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बातचीत का दूसरा प्रयास भी विफल रहा। डॉक्टरों ने 30 प्रतिनिधियों की टीम, मुख्यमंत्री की मौजूदगी, चर्चा का सीधा प्रसारण और कुछ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। सरकार ने इनकार कर दिया और बैठक नहीं हो सकी। इसके साथ ही स्वास्थ्य भवन के सामने काम बंद डॉक्टरों का धरना जारी है। आरजीकर, NRS और SSKM मेडिकल कॉलेज सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के जूनियर डॉक्टर सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हुए हैं। इन कॉलेजों में विरोध मंच बनाए गए हैं, जहां छात्र व्यापक 5 सूत्रीय मांगों के तहत न्याय के लिए रैली निकाल रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी धर्मतला में वाई चैनल पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता के पिता का मीडिया के सामने दर्द छलका। मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को लेकर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता को अपनी बेटी समझकर राज्य में कोई भी दिल से दुर्गा पूजा नहीं मनाएगा। नहीं, संतुष्ट होने से तो हम सीबीआई के पास नहीं जाते थे ना। छापा नहीं है उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। एक संजय राय को खड़ा करके बोल रहा था ये हम पकड़ लिया, सब काम खत्म हो गया, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में उठा देगा और उसको फांसी दिला देगा। एक आदमी का कोई संभव नहीं था और हम पहले से बोल रहा है डिपार्टमेंट का आदमी इसका अंदर युक्त है। कोई दुर्गा पूजा इस साल नहीं करेगा तो भी वो मन वैसे खोला मन से नहीं करेगा। जब मेरा लड़की को शमशान में जो पैसा लगता है वो फ्री कर दिया। हमको दिल में इतना दुख हुआ कि दोस्त जब हम कभी मेरा लड़की का भी हमको पास कुछ नहीं मांगा है और लास्ट में क्या सोचेगा कि बापी वो 400 रुपया नहीं दे सका। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर क्षेत्र में एक जज के घर पर हमले की साजिश का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है। मजूमदार ने अपने पत्र में बताया कि डायमंड हार्बर में एक जज के आवास पर रात के समय हमला करने की साजिश रची गई। हमलावरों ने जज के आवास की बिजली काटने का प्रयास किया। डायमंड हार्बर के पुलिस अधिकारी कुमारेश बिस्वास पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमलावरों को प्रवेश देने के लिए दबाव बनाया। मजूमदार ने पत्र में ममता सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं। उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जज ने इस घटना की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह मामला
पॉक्सो एक्ट के मामलों में उनके दिए गए फैसलों से जुड़ा हुआ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर के खिलाफ पुलिस ने शिक्षक आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन बालोद के गोठिया गांव में आदिवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर अपने ही मकान में फांसी के फंदे पर झूलता मिला था। जानकारी के अनुसार घटनास्थल से मृतक की जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए हिरेंद्र नेताम, मदार खान, प्रदीप ठाकुर और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। इसी सुसाइड नोट के आधार पर डोंडी पुलिस ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। हालांकि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सफाई देते हुए आरोपों को बेबुनियाद, झूठा और साजिश के तहत बताया, लेकिन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के षड्यंत्र वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुसाइड नोट में दर्ज नामों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर किया गया। भैया सुसाइडल नोट है भाई, सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम है, एफआईआर में 4 लोगों के नाम है। सुसाइड नोट तो कोई किसी की जाकर लिखवाएगा नहीं ना भाई, इसमें कैसा षड्यंत्र हो सकता है? और ऐसा भी षड्यंत्र कोई कल्पना कर सकता है? मैं तो इसी बात से हतप्रभ हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे कल्पना कर सकता है। अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए, और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। जस्टिस हेमा समिति रिपोर्ट के बाद केरल में सिनेमा से जुड़ी महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा चर्चा में है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की कामकाजी स्थितियों का अध्ययन करने के लिए समिति को गठित किया गया था। हाल में सामने आई इसकी रिपोर्ट महिलाओं के उत्पीड़न की भयानक तस्वीर सामने रखती है। पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की आवाज उठा रहे समूह विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव ने मुख्यमंत्री पी विजयन से मुलाकात की। समूह ने राज्य सरकार से मांग की कि समिति के सामने आप बीती बयान करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन गुरुवार तक भरे जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर अपने अंतिम चरण में है। 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और उससे पहले बड़ी संख्या में सभी दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और हरविंदर कल्याण समेत करीब 25 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस पार्टी में पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ढांडा समेत कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विभिन्न दलों ने रोड शो और चुनावी रैलियों का आयोजन किया। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में
निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बढ़ा है और बहुत ज़बरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कलायत के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और कलायत जो पॉलिटिकल परिवारों के बीच में उलझ के रह गया पिछले 30 साल में, 3 पॉलिटिकल परिवारों के, उससे मुक्ति दिलाएंगे, उस शिकंजे से बाहर निकालेंगे कलायत को। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली करने के साथ ही श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर चुनावी वादे किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, साथ ही बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की बात कही। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था, उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं, उसको लड़ने वाले होना चाहिए। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है। अब एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे ये चुनाव हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही जगह पर मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपने पहले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस चुनाव को और भी खास बना दिया है, क्योंकि एक कश्मीरी पंडित महिला 3 दशक से अधिक समय के बाद घाटी से समुदाय के पलायन के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही है। डेजी रैना एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने 90 के दशक में उग्रवाद के फैलने के बाद घाटी छोड़ दी थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा मैदान में उतारी गई एकमात्र उम्मीदवार है रैना। पुलवामा जिले की राजपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जो कभी दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। हमारे साथ डेजी रैना इस वक्त मौजूद हैं। आरपीआई से चुनाव लड़ रही हैं और घाटी में इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप हमें बताइए कि क्या सोचकर आप चुनाव में आपने भाग लिया? नमस्कार, आदाब। मैं डेजी रैना राजपुरा 35 से कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये सोच करके मैंने जब ज़मीनी सतह पे घूमती थी, विदाउट सिक्योरिटी पुलवामा में घूमती थी, मैं खुद गांव-गांव जाती थी, तो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी। जब मैंने देखा कि कोई सियासी पार्टी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, इन गरीबों के पास कोई हालचाल पूछने तक नहीं आ रहे थे, तो काम तो दूर की बात है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे यहाँ के यूथ ने मजबूर किया, जिनके साथ मैं घूमती थी। मैडम ये देखो यहाँ का हाल। तो वो मुझे जोक में बोलते थे, मैडम एक दिन का सीएम बनो। मैंने कहा मैं अनिल कपूर नहीं हूँ, लेकिन आगे देखते क्या होगा। एज अ सोशल एक्टिविस्ट में यहाँ काम करूँगी, लेकिन आपका हक मैं ज़रूर दिलवाऊँगी। पहले भी आपका राजनीतिक कामकाज रहा है? राजनीतिक कामकाज के मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली में काम करती रही, जॉब भी करती थी प्राइवेट दिल्ली में। तो उसके बाद मेरा मन बना, जब दिल्ली में काम करती रही तो मेरे फादर-इन-लॉ बोले क्या यहाँ पे दिल्ली में काम करती हूँ, ना कोई जानता है ना कुछ। मैंने कहा मैं तो सेवा करूँ, अरे जाओ मेरे उस पुलवामा वाले गाँव में करो ना कुछ, कम से कम मेरे जानने वाले थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेवा की है जो मुझे गांव वाले बोलते हैं। तो मैं ग्राम प्रधान रही हूँ गांव की, और मैंने वहाँ पर काम किया है। अच्छा, लोगों ने मुझे कहा कि लोग मुझे वहाँ पर बहुत चाहते हैं मेरे पुलवामा इलाके में। लेकिन लास्ट में मुझे लड़कों ने बोला मैडम आपने फॉर्म ही नहीं भरा, तो मैं फिर राजपुरा से उठी, मैंने यहीं पर लास्ट में काम किया।
यहाँ पे जो राजनीतिक दल है, आपको लगता है कि वो भी जिम्मेदार है युवाओं के? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। यहाँ की राजनीतिक लोकल राजनीतिक जो भी यहाँ की लोकल पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने गरीबों को देखा नहीं, उनको गरीबों पर नज़र ही नहीं थी। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, मुझे लगता है मैं तो अपने मतलब के लिए बाहर दिल्ली में वहाँ पर कहते वो यार इंडियंस जय श्री राम वहाँ कहते हैं, यहाँ आके कश्मीर को बोलते हैं क्या है, यहाँ तो बीजेपी से भगा, यहाँ बीजेपी पार्टी को ही भगाना है, यहाँ से हम है ही नहीं हिंदुस्तानी, हम वो है ही है। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है उनके बच्चे अब्रॉड में रह रहे हैं, उनके बच्चे उनके रिश्तेदार सब अब्रॉड में पल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। विस्थापन त्रासदी है और आक्रोश का कारण भी, खासतौर पर अपने ही देश में हुआ विस्थापन। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और विस्थापन 1990 में हुआ। आंकड़ों पर जाएं तो कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और अमन के दुश्मनों ने 1990 में कश्मीर घाटी से तकरीबन 3 से 5 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हुए। विस्थापन की ये कथा मानवीय यातना और अधिकार हनन की त्रासद गाथा है। देखिए जम्मू से हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और सुरक्षा अहम मुद्दा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें सुरक्षित। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव से कश्मीरी पंडितों की बढ़ी उम्मीदें। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग इस बार के चुनावों में ले रहे हैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा। कश्मीरी पंडित समाज पिछले 3 दशकों से कर रहा है अपनी घर वापसी के लिए संघर्ष। मुझे याद आ रहा है फरवरी का महीना था, अंधेरी रात थी जब हम घर से निकले। जब हम घर से निकले 24 सदस्य हमारे परिवार के उस वक्त निकले, उसमें 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ भी थी जो 8वें महीने में थी। और मैं देख रहा था कि मेरी माँ के आंसू से अश्रु बह रहे थे और मेरे पिताजी अपने को साहस दे रहे थे उस गाय को देखकर जिसको हमने खुला छोड़ा था। शायद वो गाय उससे पूछ रही थी कि मुझे किसके हवाले छोड़ दिया। हम मुलाजिम थे 3 भाई, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। तो हमारे पास ज़मीन थी और वो सब कुछ छूट गया क्योंकि हम मुलाजिम थे 3 भाई। हम अगर हमारा ज़मीन काफ़ी था, फिर भी अगर हमें 10 मरले 5 मरले कहीं मिलते, हम सैलरी से उसको खरीद लेते थे। पर हमें सारा छूट गया और सबसे बड़ा जो छूट गया हमारा कल्चर। हम तकरीबन 3-4 बजे रात, सुबह के 4 बजे रात हर बानाल क्रॉस किया। तो बानाल में जब औरतें भी थी, बच्चे थे, तो नीचे बोला कि पेशाब आया था और डर थोड़ा कम हो गया। बानाल क्रॉस किया ना टनल, इतनी देखो कि हालत क्या, कितना दहशत था। ये कश्मीर घाटी से छूटे घर संसार की पीड़ा है। अपने जमीन से बेघर होने, अपनी पहचान और भरी पूरी जमीन को खो देने का दर्द है। विस्थापन से अखरोट के दरख्त, सेब के बागान, जमीन का टुकड़ा भर नहीं छूटा। अपनी आस्था का केंद्र वितस्ता, क्षीर भवानी और डल झील भी छूट गए। बर्फ की बूंदों के बीच मनती शिवरात्रि और वसंत की मादक गंध में सांस लेता नवरोज नवरेह भी छूट गए हैं। 34 साल बाद भी इन कश्मीरी पंडितों की ख्वाहिश है कि वो कश्मीर में अपनी जमीन पर मरे, वहीं उनकी चिता जलाई जाए। जब आप इस तरह की नाराबाजी सुनते हो कि यहाँ निज़ाम मुस्तफा चलेगा, यहाँ मुस्लिम धर्म चलेगा, आप निकल जाओ, आप गद्दार हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं। अगर आप इस टाइम तक नहीं निकलोगे तो आपकी हत्या की जाए, आप मारे जाओगे। इसलिए जब आप ये चीज़ें सुन पाओगे, क्या संभव है कि आप ऐसे माहौल में 10 मिनट के लिए भी रह सकते हो? कभी नहीं इस तरह के। और जब मैं अभी इस वक्त, मेरी माँ मेरे गुजर गए, मैं मरना चाहता हूँ अपने कश्मीर में, मेरी चिता हुआ चाहिए। कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर अपनी व्यथाओं को संजोए कश्मीरी पंडित जगती के रिलीफ कैंप में 10 वर्ग फुट के कमरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। बीजेपी कहती है कि घाटी में 1947 से ही अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को दबाया गया। 1986 में बड़े पैमाने पर हिंदू घरों,
मंदिरों को जलाया गया। 1990 आते आते ऐसी नौबत आ गई कि कश्मीरी पंडित विस्थापित होते गए और कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार मूक दर्शक बनी रही। साल 2014 के बाद भाजपा ने विस्थापितों के लिए अंतरिम बजट में 500 करोड़ और बजट में 2000 करोड़ दिए। पीएम पैकेज के जरिए 6000 नौकरियां दी। उनकी संस्कृति, साहित्य और मंदिरों के जीर्णोद्धार के अलावा पंडितों के लिए संकल्प पत्र में टीका लाल टपलू पुनर्वास योजना चलाई है। कश्मीरी पंडित के मसले पर कांग्रेस की राय बीजेपी से जुदा है। अपनी जमीन से उजड़ने के बाद विस्थापित कश्मीरी पंडित रिलीफ कैंप में एक आस लिए जीवन गुजार रहे हैं कि कभी न कभी घाटी के हालात बदलेंगे। कश्मीरी पंडितों को इस बार के विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। साल 1990 से अपने विस्थापन की पीड़ा को लेकर, अपने जमीन से कटने की व्यथा को लेकर कश्मीरी पंडित जी रहे हैं। उनका आरोप है कि आज भी घाटी से उन्हें बेदखल करने वाले घाटी में अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ये दर्द उन्हें कचोटता है। कश्मीरी पंडित अग्निशेखर कहते हैं, आंखें फोड़ी, बाहें काटी, बेकसूर थे भागे पंडित, किसको चिंता लावारिस हैं भागे पंडित। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजन में शामिल होने पहुंचे। नागरिक उड्डयन पर बुधवार को दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यात्रा को कैसे और बेहतर किया जाए, तकनीक में सुधारों को लेकर और इसके समग्र विकास पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर 2 दिवसीय दूसरा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 18 देशों के नागरिक उड्डयन मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और आईसीओ के प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय बैठक का पहला संस्करण 2018 बीजिंग डिक्लेरेशन के साथ हुआ। 2 दिवसीय विचार विमर्श को दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। Conference, but we are very happy that it is happening today, and after this conference we are going to arrive at the Delhi Declaration, which is going to be a guiding document for all the participating countries. In whatever decisions have been taken today, we have to be abided by it. We have to be combinedly trying to achieve the targets that we have set forward. मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमान उद्योग के लिए तत्काल और दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र नागरिक उड्डयन के लिए अन्य क्षेत्रों से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी चर्चा की गई। In next 5 years, Asia Pacific will grow with a growth rate of 9% per year on average, while the rest of the world will grow with a growth rate with 6% per year. So this is already an indication that this region will develop faster than other regions of the world. Domestic markets, it's up about 20% versus where we were in 2019. International markets are still recovering, and that's principally around the later border opening that we've seen. So I think there's still a bit of a way to go. When you look at the total industry, we're ahead of where we were in 2019. इस सम्मेलन से आने वाले समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र में नागरिक उड्डयन को मजबूती के साथ बढ़ावा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी सामूहिक प्रतिबद्धता को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नई तकनीकों के आदान प्रदान को लेकर भी आपसी सहमति पर बात की गई। नागरिक उड्डयन के मामले में एशिया पैसिफिक क्षेत्र लगातार महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि अगले 10 सालों में लगभग 3.5 बिलियन लोग इस क्षेत्र में हवाई यात्रा करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन नर्सिंग प्रोफेशनल्स ने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में देश के 15 नर्सों और मिडवाइफ्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार नर्सों के असाधारण सेवा और समर्पण को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इन नर्सों और मिडवाइफ्स का राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, ये अवार्ड मिला मेरी बहुत मेहनत का फल है सर ये, और बहुत मेरे को प्राउड हो रहा है आज ये अवार्ड मिलने से। बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी और मेरे फैमिली को भी। दिस अवार्ड इज बीन गिवन टू मी, इट इज बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क and the confidence and the competency what I had in the clinical. आज बहुत अच्छा लग रहा है। I'm honored like anything कि at least at the end of the day if your work is recognized, so that gives you a boost, you know. पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये नर्स दुर्गम पहाड़ी, नदी नाले, रेगिस्तान, जल थल और वायु मार्ग, दुर्गम गांवों में जाकर कोविड टीकाकरण से लेकर सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नर्स जटिल प्रसव पीड़ा वाले अपने रोगियों को सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करके कई लोगों की जान बचाने में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर साल 12 मई को दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर उनकी निस्वार्थ सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग शिक्षा, सामाजिक सुधार लाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। उनकी याद में ही राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में रेलवे के इस विशेष कोच में गांधी जी की तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों में की गई शुरुआती यात्राओं को दर्शाया गया। और क्या खास है इस रेलवे कोच में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। ये रेलवे कोच महात्मा गांधी के युग का है, जिसे सावधानी पूर्वक बहाल किया गया है। ये उनकी प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं का प्रतीक है, जो उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने और न्याय और समानता का प्रचार करने में की। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए देश के जनमानस में एक चेतना का भाव जागृत किया और अपने हर कृत्य से, अपने हर कर्म से, अपने हर जीवन से जुड़े हुए हर प्रसंग से उन्होंने एक नई प्रेरणा, और वो एक ऐसी प्रेरणा जो कालजयी बन गई, जो काल निरपेक्ष होगी, वो सदा सदा के लिए प्रासंगिक होगी। यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया है कि संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी की तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों में की गई शुरुआती यात्राएं भारत के बारे में उनकी समझ और एकजुट राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी जब 1915 के अंदर भारत के अंदर आए तो सबसे ज़्यादा आज तक अगर किसी ने रेल का प्रयोग किया है, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो वो महात्मा गांधी हैं जिन्होंने रेल का सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रयोग किया। और न केवल रेल का प्रयोग किया, बल्कि वे हमेशा आम जनता से जुड़ने के लिए 3rd क्लास का डब्बे का प्रयोग करते थे। इन यात्राओं ने गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने, उनके संघर्षों को समझने और सामूहिक शक्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के अपने दर्शन को
विकसित करने और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र को एकजुट करने में मदद मिली। इस प्रकार रेलवे एकजुट और समावेशी भारत का ताना बाना बुनने के उनके मिशन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। गांधी दर्शन के रेलवे कोच में गांधी जी की यात्राओं और साथी यात्रियों के साथ बातचीत को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं, जो दर्शकों को एक गहन अनुभव प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी को समर्पित ये रेलवे का विशेष कोच गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की रेल यात्राओं को जीवंत बनाता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 51वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का बदला हुआ भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वहीं तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में भी भारत मजबूत हुआ है, जिसका लोहा पूरे विश्व में माना जा रहा है। India today is the second largest producer of mobile phones in the world. We have tripled the number of kilometers that we build of highways per day, from 11 to 33 kilometers. We have raised 25 crore of our people, our brothers and sisters, from poverty. Under the Ayushman Card Yojana, 28.5 crore people today have health insurance cover of up to 5 lakh rupees per annum. 10 crore of our sisters and mothers who are covered under Ujjwala Yojana. And all of this has not happened in 75 years. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का फोकस शहर के साथ ग्रामीण विकास पर भी है। आज यूपीआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। India, for the first time in her existence, has developed her own 4G stack technology that will be rolled out by the middle of next year. Every corner of our country must be connected digitally. Every single person must be able to avail of every single opportunity through the digital revolution. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों की मदद के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों को विदेश में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य भागीदार सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों से जोड़ेगा। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि इसके अस्तित्व में आने के बाद निर्यातकों को, एमएसएमई और उद्यमियों को एक बटन के क्लिक पर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी। Really delighted to see the baby taking birth after months of hard work collectively put in by the entire team, Commerce, TCS, DGFT, inputs from MSME, inputs from different ministries, brainstorming over long hours, getting the support of organizations like Exim Bank, hard work put in by TCS. When all of this culminates in a Trade Connect e-platform, इस बार चौथा नवीकरणीय ऊर्जा इन्वेस्टमेंट समिट गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। यह पहला मौका है जब यह सम्मेलन दिल्ली से बाहर हो रहा है। इस सम्मेलन के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए 30 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। सम्मेलन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अलग अलग सत्र रखे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए भी सत्र तय किया गया है। कार्यक्रम में भागीदारी की बात करें तो कई राज्य इसमें भागीदारी करेंगे, तो कई देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ग्रीन सस्टेनेबल फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड द कोर ऑफ दिस लाइज इन द प्राइम मिनिस्टर विजन्स ऑफ पंचामृत, इंक्लूडिंग द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030. Friends, it is not just a dream, but collective goal that can be achieved and goal that Prime Minister Honorable Narendra Modi has set for us. We want to achieve that.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बर्लिन में संघीय चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिलकर सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अभिवादन उन्हें पहुंचाया। 7वें अंतर सरकारी परामर्श के लिए उनकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा है। जनभागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे होने को हैं। ऐसे में विभिन्न मंत्रालय अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। देखिए हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री अपने कामकाज के ब्यौरे के साथ जनता के बीच में हैं। आज संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी अपने कामकाज का ब्यौरा देते हुए 6 विभिन्न अहम पोर्टल लॉन्च किए। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने को हैं। ऐसे में सभी मंत्रालय अपने कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के रूप में 6 पहलों का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0, NEVA मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल को जनता के सामने रखा। मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। In the last 100 days, different wings of the governments have made many breakthroughs and milestones are achieved. But at the same time, the Ministry of Parliamentary Affairs also has made tremendous strides. Inherent quality of our works actually shapes all other things. And we are in a way backbone of the parliamentary democracy. किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश और जन सामान्य को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार लगातार देश हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हर परिस्थिति में सरकार जनहित से जुड़े फैसले ले रही है। As we are going ahead with the Digital India campaign, everything must be digital. So all the Vidhan Sabhas and the Parliament of India has now gone digital. But I feel what we do in the Parliament of India is actually the culmination of all the good things that are happening across the globe. बहरहाल जन भागीदारी को सुनिश्चित कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। देश की साख बढ़ाने वाले ऐसे अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं जो आज भी सतत रूप से लगातार जारी हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी पेपरलेस विधायी कार्य को करने सहित 6 अहम पोर्टल आज लॉन्च किए, जिससे ये कहा जा सकता है कि किस तरह से संसदीय कार्य सरलता के साथ चल रहा है और आने वाले समय में संसद की जो तस्वीर है वो आम जनमानस में कैसी होगी, इसका भी एक आकलन इससे किया जा सकता है। संसद भवन से कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। नोएडा पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कनाडा, सर्बिया जैसे देशों में स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, एडमिन के पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए वसूल करता था। यह गिरोह नोएडा सेक्टर 63E ब्लॉक में बियॉन्ड स्पार्क ओवरसीज के नाम से एक कंपनी चला रहा था। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। इनके कब्जे से 24 लैपटॉप, CPU,
मोहर स्वाइप मशीन, पेमेंट QR कोड और 10 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। कुछ लोग वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये लोग हर व्यक्ति से 5 से लेकर 15 लाख के बीच लोगों से ठगने का प्रयास करते हैं और शुरू में 10%, 15% इस तरह का अमाउंट ये लोग पहले उनसे मांगते हैं और कहते हैं कि बाकी अमाउंट नौकरी लेने के बाद दे देंगे। ये लोग नौकरी किसी को देते नहीं, उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये लोग वाकई नौकरी देने वाले हैं, ये लोग उनका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह मंगाते हैं। ये लोग उन लोगों की कुछ फर्जी कॉल भी अरेंज कराते हैं। इनके पास से हमको करीब 24 लैपटॉप बरामद हुए। इसके अलावा कई सारे CPUs, मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड की टैब्स, कुछ सिम कार्ड्स, कुछ स्वाइप मशीन्स। इसके अलावा कुछ हमें इनके फर्जी सर्टिफिकेट और कुछ फर्जी वीज़ा भी बना। हमें 9 लोग की गिरफ्तारी इसकी सोल्यूशन की गई, जिसमें 3 पुरुष और 6 महिलाएँ हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर उपयोग की दिशा में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर ने मिलकर कदम बढ़ाया है। आज नई दिल्ली में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत विभिन्न AI मॉड्यूल के लिए एक बेंचमार्क विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा और IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल की उपस्थिति में समझौता हुआ। इसमें किसी भी बीमारी की पहचान बिल्कुल सटीक AI मॉड्यूल के आधार पर की जा सकेगी। IIT कानपुर 1 साल के भीतर इसका समाधान विकसित कर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को देगा। As we know that artificial intelligence has a huge use case in the health, and there are a lot of startups, lot of companies which are using artificial intelligence to come up with models to identify, diagnose diseases based on the symptoms which are available. This collaboration between IIT Kanpur and National Health Authority will help us in setting these benchmarks against which all artificial intelligence models can be benchmarked, and we can come up with that will help support these startups so that they can understand and they can work against these publicly available data and with the Ayushman Bharat Digital Mission. भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 5वीं बैठक बुधवार को मनीला में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर आराम ने और उनके समकक्ष वरिष्ठ अवर सचिव फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय इर्नियो क्रूज एस्पिनो ने की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। सह अध्यक्षों ने 10 सितंबर को आयोजित तीसरी सर्विस टू सर्विस संचार के परिणामों की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली में बुधवार को आर्मी और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने बॉर्डर एरिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जितनी तेजी से पिछले 10 सालों में हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ। प्रेजेंटली 1022 किलोमीटर्स फॉर 124 हैबिटेशंस का काम जो है वो अभी चल रहा है। और आप सबको पता है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में 455 हैबिटेशंस अरुणाचल का फर्स्ट फेज में इसमें अंडरटेक हम लोग कर चुका है। इसके अलावा 186 जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स है मेंट फॉर 156 विलेजेस, उसका भी हम लोग काम कर रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बॉर्डर के गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ने से न सिर्फ सुरक्षा के लिए लाभ होगा, बल्कि देश के बॉर्डर इलाकों में व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ पहाड़ से लेकर के, ग्लेशियर से लेकर के, सुदूर रेगिस्तान से लेकर के और नीचे दक्षिण में हमारी समुद्र राशि से लेकर के घने जंगलों तक सब तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी से लेकर के नेचुरल डाइवर्सिटी स्थिति जो है, जिस तरह से विपुल संपदा के रूप में हमारे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में उपलब्ध है, ये निश्चित रूप से हमें एक नई अपॉर्चुनिटी का विंडो देता है। और अगर इसमें भारत की सेना साथ मिलकर के और इस दिशा में हम आगे प्रयास करें तो मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी देखता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया पर सड़कें और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मोदी सरकार सीमावर्ती गांव में डिजिटल इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लाई है।
ऐसा कहा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हुए हमने देश के सीमावर्ती गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट भी मुहैया कराया है। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही हमने 7000 से अधिक सीमावर्ती गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा है और इनमें भी हमारा ज़्यादातर फोकस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों पर रहा है। इन दिनों दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का थल सैनिक कैंप चल रहा है। इस कैंप में देश भर के कैडेट्स के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें कैडेट अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैडेट्स के बीच टेंट गाड़ने की भी प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम के टेंट को गाड़ने के लिए 8 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसे बुद्धि और बल के साथ 8 मिनट में जमीन पर गाड़ दिया जाता है। एनसीसी में सिखाए गए कैडेट्स के हुनर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के थल सैनिक कैंप में कैडेटों को सिखाया जाता है टेंट गाड़ना। किस तरह से गाड़ते हैं बात करते हैं। आप बताइए कितने समय में आप टेंट गाड़ते? जय श्रीमान, मैं मार्शल डायरेक्टर का कैडेट हूँ। हम 7.5 मिनट में टेंट लगाते हैं और हमारा इस टेंट का नाम है फोरमैन टेंट। इसमें 4 लोग की सुविधा होती है टेंट में सोने के लिए और ये 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये टेंट खड़े करने के लिए सर 8 कैडेट्स लगते हैं और पूरा जोश के साथ ये टेंट खड़ा करते हैं सर हम, और हमें खुद को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है यहाँ पे। छात्र कैडेट तो बहुत अच्छी तरह से टेंट गाड़ ही लेते हैं। छात्रा कैडेटों के जोश में भी कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्या कहेंगे, कितना जोश था आज टेंट गाड़ने में? Sir, we had so much joshes. Like in a sense, we all 8 were coordinating and we were pitching a tent, everything, and we have completed within 8 minutes, I guess. So yeah, we have done well. कीर्ति, क्या सिखाती है ये टेंट गाड़ने की जो प्रक्रिया है आप लोगों को? किस तरह से समूह में और लीडरशिप क्वालिटी पैदा करती है? This teaches us how to coordinate within us and how to speed up our time, how to manage our time, how to do work in speed and other things. तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो गतिविधियां हैं कैडेटों को नेतृत्व करने की क्षमता तो पैदा करती ही हैं, साथ ही समूह में सबको साथ लेके चलने की भी क्षमता पैदा करती हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर राकेश कुमार को दिव्यांगों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त SS संधू मौजूद रहे। रोशनी देना तो फितरत है, हौसलों की कहानी भी इन्हीं से बयां होती है और इसके लिए हम इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं और इनसे हम लोग प्रेरणा लेके ये हौसला अपने अंदर में पैदा करते हैं कि जो काम हमें मिला हुआ है, चाहे तो वो ऑफिस में मिला हो चाहे घर में मिला हो, उसमें हम किसी भी क्षण निराश नहीं हो सकते। ये सोच ही नहीं सकते कि ये काम नहीं होगा, ये तो होना ही है जो हमें मिला हुआ है। और इसी लगन के साथ में हम चुनाव दर चुनाव कराते रहेंगे और समय से कराते रहेंगे। ये हम आपसे हौसला अपने अंदर ग्रहण करते हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने अपने देश का नाम रोशन किया, मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता हमने। और उनको यही मैसेज देना चाहते हैं मैं सबको कि वो भी जम्मू कश्मीर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए, खेलें और आने वाले समय में अपना देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि उन्होंने मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकॉन बनाया है और एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी है। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा सकूँ। 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीतने वाले मनीष नरवाल पेरिस पैरालंपिक में मेरी उपलब्धि से खुश हैं। उनके मुताबिक पेरिस में चुनौती और दबाव दोनों था, लेकिन बेहतर तैयारी ने उन्हें इन दोनों से उभरने की ताकत दी। मनीष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मनीष नरवाल हैं, जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक हासिल किया है। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इस अनुभव को किस तरह से देख रहे हैं। मनीष, लास्ट टाइम आपने 50 मीटर
एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता था। इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल में आपका सिल्वर आया है। तो टोक्यो और पेरिस के जो अनुभव मिला है उसको कैसे देखते हैं? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पेरिस का, और इस बार मैंने सिल्वर जीता है। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरी जो 8 साल की मेहनत थी वो कामयाब हुई और मैं फाइनली देश के लिए मेडल जीत पाया। जिस तरह से माहौल की अगर बात की जाए पैरालंपिक गेम्स को लेकर के, तो कितना बदलाव जो है वो अब आप देख रहे हैं? सर काफ़ी अच्छा बदलाव है। हमारे एथलीट पिछली बार से ज़्यादा मेडल लेके आ रहे हैं और सभी एथलीटों ने बहुत ही मेहनत करी है इंडिया को इस लेवल तक ले जाने के लिए। तो मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ कि सभी एथलीट की वजह से जितने भी कोचेज़ हैं, स्टाफ हैं और जो NCOE है, हमारे जो टॉप्स हैं, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो सभी एक कंबाइन होने के बाद में हम इतने मेडल जीत पाए हैं। किस तरह का माहौल था वहाँ पे बताइए, पेरिस में इन गेम्स को लेकर के किस तरह का माहौल था? और खेल गांव में आप लोग रुके थे तो वहाँ किस तरह की सुविधा थी? कुल मिलाकर के किस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर मिला और साथ ही साथ वहाँ जाकर के किस तरह की सुविधाएं मिली? सर हम गेम्स विलेज से अप्रोक्स 280 किलोमीटर्स दूर थे। तो हमारा जो शूटिंग इवेंट था वो शत्रु में था और वहाँ पे जो है गेम्स विलेज छोटी विलेज थी वो। और हालांकि स्पोर्ट थी, गवर्नमेंट की भी स्पोर्ट थी वहाँ पे, खाने पीने की और जो व्यवस्थाएं थी, फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हमारे एज ए शूटिंग प्लेयर ऐसे लग रहा था हमें जैसे वर्ल्ड कप हो रहा वहाँ पे। अच्छा, किसी तरह का कोई प्रेशर था इस बार? हाँ, प्रेशर तो होता ही है, एक जिम्मेवारी होती है मेडल जीतने की। पिछली बार गोल्ड लिया था तो काफ़ी प्रेशर होता है कि हाँ अब की बार भी हमें मेडल जीतना, देश के लिए मेडल लेके आना है। पर सारी चीज़ों को देखने के बाद एक्सपीरियंस था पुराना कि हाँ हमने टोक्यो में कैसे करा था, तो वो चीज़ें काम आई अब की बार और फाइनली मैं जीत पाया। तो ये है मनीष नरवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी जो सफलता है उसको भी समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल आया है। तो अपनी उनके लिए ये कामयाबी जो है उनके लिए भी बड़ी है, साथ ही साथ देश के लिए भी काफ़ी मायने रखती है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले कपिल परमार अपनी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक मानते हैं। DD न्यूज़ से बातचीत में कपिल ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो पदक जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पेरिस पैरालंपिक के पोडियम तक के सफ़र में सरकार द्वारा मिले साथ का महत्वपूर्ण रोल रहा, उनकी भूमिका रही। कपिल से बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। हमारे साथ है कपिल, जिन्होंने जूडो में मेडल जीता है भारत के लिए। कपिल, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको, पहली बार जूडो में मेडल? मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि जूडो में पहली बार मेडल आया और इतिहास रच दिया, और वो भी ब्लाइंड जूडो में। तो क्या सोच थी, पूरा यकीन था जिस तरह की प्रैक्टिस थी मेडल आ जाएगा? मैं वैसे वर्ल्ड नंबर 1 था, 1 साल से नंबर 1 पे चल रहा था, तो मुझे बहुत उम्मीद थी अपने आप से क्योंकि मैं गोल्ड मारूंगा, पर किसी वजह से गोल्ड नहीं आ पाया। उसके लिए मैं देशवासियों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम गोल्ड आएगा। सरकार के सहयोग को किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, सरकार का मिनिस्ट्री से सहयोग मिला, टॉप साई में हूँ मैं, OGQ में हूँ मैं, सभी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। सर, जूडो जो है पहली बार क्वालिफाई किया, जूडो प्लेयर में मेडल आया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सिर्फ 12 साल की ये फेडरेशन है और हमने एशियन पैरा गेम्स में भी 2 मेडल दिए, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और अभी भी हम जो है ब्रॉन्ज लेके आए। हमें गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लाइंड सारे खेलों में, ब्लाइंड में जूडो के अलावा आज तक भारत ने किसी भी ब्लाइंड खेलों में मेडल नहीं जीता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि जूडो में भी भारत का मेडल आया है, उन स्पोर्ट्स में भी मेडल आता है जिसमें पहले मेडल नहीं आ रहा था। तो कोशिश यही रहेगी कि अब आने वाले जो गेम्स हैं उनमें भी हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लाएं। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक के F46 वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर ने माना कि पैरालंपिक में पदक जीतना किसी सपने के सच होने जैसा रहा। राजस्थान के करौली के रहने वाले सुंदर सिंह गुर्जर ने एक दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो दिया था। सुंदर सिंह गुर्जर ने दूसरी बार पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। सुंदर हमारे साथ हैं। सुंदर, डबल पोडियम फिनिश रहा अजीत और आपका, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि एक ही इवेंट में 2 मेडल आना भारत के लिए?
हाँ जी बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे इंडिया के 2 मेडल आए और मैं तो काफ़ी इंजरी में था 4 से 5 महीने, लेकिन मेरे कोच श्री विपिन कसाना जी का बहुत सहयोग रहा, उनका अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा मार्गदर्शन रहा, जिसकी वजह से हम मेडल जीत पाए और मैं इससे भी बड़ा खुश हूँ कि मेरा दूसरी बार पैरालंपिक्स के अंदर मेडल आया है। भारत के 29 मेडल आए, 7 गोल्ड मेडल आए। क्या वजह मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के जो मेडल्स आए? बिल्कुल, अपने इंडिया के पहली बार 29 मेडल आए और आने वाले भविष्य में ये मेडल बढ़ के 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, स्पॉन्सर का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, टॉप्स का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा आप लोगों से संवाद रखते हैं, जब आप जाते हैं तब मिलते हैं और आपके लिए ट्वीट करते हैं, तो इसका कितना बड़ा रीज़न होता है कि जो एथलीट के सक्सेस के लिए प्रधानमंत्री आपको इंडिविजुअली फॉलो करते, बात करते हैं? बिल्कुल, बड़ी खुशी होती है, बड़ा मोटिवेट होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे डिसेबल खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत मोटिवेट करके एक मेडल की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन चारों तरफ से मिल रहा है हमारे खिलाड़ियों को और यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी पैरालंपिक्स में मेडल जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चीन में खेले जा रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार तीसरी जीत हासिल की। भारत ने मलेशिया को 8-1 के बड़े अंतर से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम का दबदबा मैच की शुरुआत से ही देखने को मिला और टीम ने एक के बाद एक गोल कर मलेशिया की टीम को बैकफुट पर ला दिया। भारत की ओर से राजकुमार पाल ने गोल की हैट्रिक भी लगाई। इससे पहले भारतीय टीम ने चीन और जापान को हराने में भी सफलता पाई थी। सुब्रतो कप का 63वां संस्करण बुधवार को समाप्त हो गया। बुधवार को लड़कों की अंडर 17 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जहां मणिपुर चैंपियन बनकर सामने आया। मणिपुर ने खिताबी मुकाबले में मेघालय को शिकस्त दी। देश में जड़ से फुटबॉल के खेल को मजबूती देने की दिशा में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का अपना अलग योगदान रहा है और इस कड़ी में ये टूर्नामेंट आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर मंच के तौर पर सामने है। बुधवार को इस टूर्नामेंट के 63वें संस्करण का समापन हुआ, लेकिन समाप्ति से पहले दर्शकों को लड़कों की अंडर 17 का फाइनल मुकाबला देखने को मिला, जहां मणिपुर और मेघालय की टीमें आमने सामने थीं। मुकाबला बेहद रोमांचकारी रहा और निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच पेनाल्टी शूटआउट में गया, जहां मणिपुर ने मुकाबले को 5-4 से अपने नाम कर खिताब को जीत लिया। वैसे खिलाड़ियों ने जहां एक तरफ दमदार जोश दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बेंस ने इस बात को सामने रखा कि किस तरह से इस तरह का आयोजन देश में फुटबॉल को एक नया आयाम देगा। इस लेवल पे अंडर 17 लेवल पे इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है और उसमें इंटरनेशनल टीम्स आना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पे बच्चों को एक इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहा है और ये एक्सपीरियंस है, ये वाला गेन होना बहुत मुश्किल है इस एज में, इतनी यंग एज में, एंड आई फील दे आर रियली वेरी लकी इन दिस। निश्चित रूप से नए खिलाड़ियों को तराशने और उनके अंदर फुटबॉल के स्किल्स को पैदा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि यहाँ सीखे गए हर एक गुण को बरकरार रखा जाए और इन युवा खिलाड़ियों को लगातार खेल से न केवल जोड़े रखा जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों के साथ भी इनको खेलने का मौका मिलता रहे, ताकि आगे चलकर इनमें से ही कुछ चेहरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।